दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे थे, सेल एवं बैटरी, उसका 5 भाग का वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। 6ठे भाग का वीडियो है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइमरी सेल जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा प्राइमरी सेल होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, कई सारी उसकी खासियतें होती हैं, जिसमें से जो हमारा पहला होता है कि जो सेल होता है उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। वन टाइम ही केवल यह चार्ज होगा, दोबारा यह चार्ज नहीं हो सकता है। मतलब ये हुआ कि एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको हमें सिर्फ फेंकना ही पड़ेगा और कोई भी विकल्प नहीं है, उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या खासियत होती है कि इसमें जो रासायनिक क्रिया को हम उल्टा नहीं चला सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसमें हम जो हमारी रासायनिक क्रिया होती है उसको हम सीधा और उल्टा दोनों साइड में उसको चला सकते हैं। मतलब उसको एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज कर सकते हैं और फिर डिस्चार्ज करके फिर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्राइमरी सेल होता है इसकी जो रासायनिक क्रिया होती है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में इसकी जो हमारी जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है कि वन टाइम जब वह असेंबल होता है, बनता है हमारा प्राइमरी सेल, तो वह केवल एक ही बार वो डिस्चार्ज होगा, दोबारा वह चार्ज नहीं हो सकता है। तो इसकी क्रिया को हम उल्टा नहीं कर सकते हैं। हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि यह बहुत हल्का होता है और छोटा सा होता है। इसकी साइज बहुत छोटी होती है और यह हल्का होता है, इसीलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम ले जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। जो इसमें चौथा हमारा पॉइंट आएगा कि इसमें जो खर्च है वह कम आता है। मतलब यह चीप होता है, सस्ता होता है। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। जैसे कि जो हमारे घरों में जो हमारी घड़ियां लगी हुई होती हैं या जो हमारे जो रिस्ट वॉच होती है उसमें जो सेल लगे हुए होते हैं, या जहाँ पर भी हम प्राइमरी सेल का यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी देखिए हमारे जो घरों में जो घड़ियाँ बड़ी सी लगी होती हैं, दीवार घड़ियाँ, उसमें जो सेल लगता है वो उसके 5 या 6 रुपए की उसकी कास्ट आती है, बहुत सस्ता होता है। तो इसकी जो खर्चा जो उसको बनाने में खर्चा आता है वो बहुत कम आता है और ये मिलता भी बहुत सस्ता है। तो इसकी ये खासियत होती है। इसमें जो 5वां पॉइंट हमारा आता है कि यह हल्का होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इसका वजन बहुत ही कम होता है। और नंबर 6ठा जो इसमें आता है कि इसका जीवन काल छोटा होता है। ठीक है, इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो क्षमता होती है वो भी कम होती है, इसीलिए इसका जीवन काल भी कम होता है। चूँकि यह हल्का होता है, छोटा होता है, तो इन्हीं सब कारणों से इसका जीवन काल जो होता है वो हमारा बहुत ही कम होता है। जो हमारा 7वां इसमें पॉइंट आता है कि इसे लगातार करंट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है, उसके बाद ये करंट नहीं दे सकता है। अगर आप लगातार इसको आप इससे यूज कर रहे हैं तो कुछ ही देर के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर आपको नया ही सेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा चार्ज नहीं हो सकता है। तो इसमें ये एडवांटेज भी है और इसी को आप डिसएडवांटेज भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें एक फार्मूला हमारा आता है, V = E - I × R। ये हमारा फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल में ये काम आएगा आपके सॉल्व करने के। जिसमें से जो हमारा E होता है या सेल में उत्पन्न हुई हमारी जो EMF होती है वह होता है, जो हमारा E होता है। उसके बाद जो हमारा I है या सेल से निकली हुई करंट होती है, सेल के अंदर से जो निकली हुई हमारी करंट होती है वह I होती है। और इसके साथ साथ जो इसमें V है हमारा, यह V जो होता है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो भी होगा वह हमारा V होगा। और जो हमारा R होगा यह होता है सेल के टर्मिनल का पोटेंशियल अंतर। जो टर्मिनल होता है उस पर कितना पोटेंशियल अंतर है हमारा, वह होता है हमारा R। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा सेल का EMF। सेल का EMF, अब यह क्या है? रासायनिक क्रिया द्वारा यह सेल की धन प्लेट तथा ऋण प्लेट के मध्य उत्पन्न हुई पोटेंशियल अंतर होता है। यह देखिए, जब क्या होता है कि जब हमारा कोई सेल होता है इस तरह से, ठीक है, तो इसमें जब भी हम इसमें करंट हम लेते हैं, इसको जब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको जैसे ही हमने किसी लोड के साथ जोड़ा तो इसमें रासायनिक क्रिया होगी। तो ये रासायनिक क्रिया जब होगी तो इसका धन प्लेट तथा ऋण प्लेट के मध्य जो पोटेंशियल अंतर होता है, जब आप यहाँ और यहाँ, पोटेंशियल अंतर मतलब क्या हुआ,
यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में जब आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो आपको एक वोल्टेज पता चलेगा ना। वोल्टेज आपका 1.5 वोल्ट भी हो सकता है, 2.2 वोल्ट भी हो सकता है, मतलब जो भी आपका वोल्टेज है वही आपका पोटेंशियल अंतर होता है। तो जब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो हमारा पोटेंशियल अंतर होता है वही हमारा ईएमएफ होता है। इसकी मात्रा ओपन सर्किट के समय जब करंट नहीं बह रही होती है तब नापी जाती है। ठीक है, मतलब जब इसके साथ हम लोड को नहीं जोड़े होते हैं उस समय हम जो नापेंगे, जो हमारी वोल्टेज हमें मिलेगी या जो पोटेंशियल अंतर मिलेगा हमें, वही हमारा ईएमएफ होगा वास्तव में उस सेल का ईएमएफ। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके साथ आप कोई लोड जोड़ देंगे तुरंत इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और लगातार वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना कि यह जो ईएमएफ है या उस समय नापा जाता है जब इसके साथ कोई भी लोड ना जुड़ा हुआ हो। जब लोड नहीं जुड़ा होगा तो करंट भी नहीं फ्लो हो रही होगी, जब करंट नहीं फ्लो होगी तो ना वोल्टेज फ्लो होगा, तो इसका जो वोल्टेज है और करंट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ कोई लोड जोड़ देते हैं तो क्या होगा, यह इसकी जो करंट है वह धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी, वोल्टेज भी हमारा डाउन होता चला जाएगा। तो उस समय नहीं, जब हम कोई भी लोड इसके साथ नहीं जोड़े होते हैं उस कंडीशन पर इसकी जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज आएगी हमारी, मतलब इसको जब हम चेक करेंगे जो पोटेंशियल अंतर हमारा आएगा वही हमारा ईएमएफ होता है। और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई से प्रतीक से इसको हम दर्शाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध देख लेते हैं अगला हम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यह क्या होता है? यह सेल के अंदर करंट के प्रवाह में पाई जाने वाली रुकावट होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के दौरान बताया भी है कि जब ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, दो हमारे टर्मिनल हो गए, मतलब इलेक्ट्रोड हो गए। अब इनमें क्या होता है कि इस वाले पे जब बुलबुले आकर के इकट्ठा हो जाते हैं हाइड्रोजन के, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब इस पे जिसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। बढ़ने से क्या होता है कि करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। अगर ये हाइड्रोजन के यहाँ पर ना आकर के इकट्ठा हो बुलबुले के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा करंट फ्लो होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब बुलबुले चूंकि आके इकट्ठा हो जाते हैं इसलिए इसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसी की वजह से इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह भी हमारा बढ़ता चला जाता है। तो यह सेल के अंदर करंट के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। चूंकि यह हाइड्रोजन जो होता है इसी की वजह से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के कारण से इसके अंदर करंट का प्रवाह नहीं हो पाता, मतलब आप जब करंट का यूज़ करेंगे तो आपको करंट बहुत ही कम मिलेगा। और यही हमारे जो सेलों में दोष हैं वो इसी वजह से आते हैं। जो सेलों के दोष हैं मैंने आपको बताया था ना, आपको जो स्थानीय क्रिया होती है वो इसी कारण से होती है ना, ध्रुवीकरण की जो क्रिया होती है वो भी इसी कारण से होती है। तो वही चीज़ होती है कि इसी कारण से इसके अंदर से करंट का बहाव नहीं हो पाता। और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये दो बातों पर निर्भर करता है, यह जो है कई बातों पर निर्भर करता है। इसमें नंबर एक क्या होता है कि इलेक्ट्रोड या जो हमारी प्लेट है उसका जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है। अगर ये प्लेट जो है चौड़ी होगी तो ज़्यादा एरिया में हमारा जो बुलबुले आकर इकट्ठे होंगे तो उससे इसका प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्लेट की जो हमारी मोटाई है और चौड़ाई है उस पर निर्भर करता है, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी, यहाँ से और यहाँ के बीच में कितनी दूरी है उस पर भी यह निर्भर करता है जो आंतरिक प्रतिरोध होता है हमारा। अगर इसकी बीच की दूरी और बढ़ा दी जाए तो इसका आंतरिक प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, इसके बीच की दूरी कम कर दी जाए तो इसकी जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है वह हमारा कम हो जाएगा। नंबर 3 जो हमारा है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो तापमान है वह इस पर निर्भर करता है, गाढ़ापन पर निर्भर करता तथा प्रबलता पर, मतलब किस क्वालिटी का हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, कितना गाढ़ा है और उसका टेम्परेचर क्या है। इन तीनों चीज़ों पर इसका आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है कि अगर इसका टेम्परेचर जो है अगर बढ़ता चला गया, सेल का टेम्परेचर जो है, जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारी चीज़ों का टेम्परेचर बढ़ता चला गया तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। और जब वो ठंडा हो, जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो इसके जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमारा कम हो जाएगा। मतलब इसका टेम्परेचर पर भी ये चीज़ें निर्भर करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। गाढ़ापन से भी यही चीज़ होती है, अगर गाढ़ापन ज़्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, गाढ़ापन अगर कम हुआ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हुआ। और नंबर 4 हमारा क्या आता है कि इलेक्ट्रोलाइट तथा प्लेटों के
पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमारा जो पदार्थों की जो प्रकृति है वह कैसी है। अगर यह हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह शुद्ध है तो आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा। अगर यह शुद्ध नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुद्ध जस्ता हमें नहीं मिल सकता है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, व्यापारिक जस्ते का ही उपयोग करते हैं। तो व्यापारिक जस्ता क्या होता है, वो शुद्ध तो होता नहीं, वो अशुद्ध होता है, तो उस कारण से भी हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो अगर हम शुद्ध मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर रहेगा या बहुत ही कम होता चला जाएगा। और अगर हम शुद्ध प्लेट नहीं यूज करेंगे तो उससे भी हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये 4 कारण होते हैं जिनके कारण से हमारा सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो हमारा बढ़ जाता है। अगला जो हमारा है टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, यह बाहरी सर्किट के लिए सेल से प्राप्त होने वाली वोल्टेज होती है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सेल है और ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा दोनों इलेक्ट्रोड है और ये हमारा बल्ब है। अब इस बल्ब को हम इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से सप्लाई दे दें तो क्या होगा, इस सेल के टर्मिनल से मान लीजिए पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, इससे हमने इस बल्ब को सप्लाई दिया तो क्या हुआ, हमारा बल्ब ये जल जाएगा। तो अब यह कुल मिलाकर के यह बाहरी सर्किट हुई ना, बल्ब क्या इस सेल के अंदर तो है नहीं, ये बाहरी सर्किट हुई। तो बाहरी सर्किट के लिए सेल से प्राप्त होने वाली जो वोल्टेज होती है वह जो सेल के टर्मिनल से प्राप्त होती है, यहाँ से जो प्राप्त होती है, इसी से तो वोल्टेज जा रही है हमारी, तो जो सेल के टर्मिनल पर जो प्राप्त होती है या उस समय मापी जाती है जब सेल बाहरी सर्किट को करंट दे रहा होता है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जैसे ही आप किसी सर्किट को जोड़ेंगे या वोल्टेज जो है वो हमारा डाउन हो जाएगा, वोल्टेज भी डाउन हो जाएगा और हमारी करंट भी डाउन हो जाएगी। तो जब इसको इसके साथ हम जोड़ेंगे, किसी सर्किट को जोड़ देंगे, उस वक्त जो वोल्टेज हम इसके टर्मिनलों पर नापेंगे वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। उस समय टर्मिनल पर हमारी कितना वोल्टेज है, निश्चित बात है कि अगर या 1.5 वोल्ट का अगर हमारा सेल है तो निश्चित बात है या 1.3 के आसपास ही, अगर नया सेल है तो भी 1.3 के आसपास ही आ जाएगा, इसका वोल्टेज जो है हमारा वो डाउन हो जाएगा। तो यही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है। अगला है हमारा सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसी को हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं या इसी को हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, एग्जाम में भी पूछ लेता है एक्यूमुलेटर किसे बोलते हैं तो हमारे सेकेंडरी सेल को बोलते हैं, या स्टोरेज सेल किसे बोलते हैं तो हमारे सेकेंडरी सेल को ही बोलते हैं। यह सेल पहले बिजली ऊर्जा को, पहले जो हमारी बिजली ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर जब हमें ज़रूरत होती है तो यह फिर बिजली ऊर्जा में बदल देता है रासायनिक ऊर्जा को। मतलब यह बहुत ही अच्छा हमारा युक्ति होती है कि जो बिजली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को फिर हमारा हमारी ज़रूरत के अनुसार बिजली ऊर्जा में बदल देता है। इसे सेल की चार्जिंग भी कहा जाता है। जब हम इसको बिजली ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, ये जो सेल होता है हमारा वह चार्ज हो जाता है। ठीक है, और फिर जब चार्ज हो जाता है सेल, उसके बाद जब हम इसका यूज करते हैं तो उसको हम किसी उपकरण के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह डिस्चार्ज होता है हमारा। तो पहले हमारा जो सेल होता है वो चार्ज होता है, फिर उसके बाद जब हम उसका कहीं यूज करते हैं तो वह फिर डिस्चार्ज होता है हमारा जो सेल होता है। तो ये तो रहा हमारा सेकेंडरी सेल। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है उसमें यह क्रिया नहीं हो पाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें जो हमारा प्राइमरी सेल होता है वो वन टाइम ही यूज में आता है, दोबारा वो यूज में नहीं आता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसको हम बार बार चार्ज करके, यूज करके, फिर चार्ज करके, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग बार बार हम इस क्रिया को कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी रासायनिक क्रिया होती है वो रिवर्सल भी हो जाती है, उल्टा हो जाती है। मतलब एक बार जब बिजली से हम उसको चार्ज करेंगे तो क्रिया जो रिएक्शन होगा, उसके बाद उसको डिस्चार्ज करेंगे तो भी एक रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद उसको चार्ज करेंगे, तो यह क्रिया हम बार बार कर सकते हैं। तो मतलब इसमें जो हमारी रासायनिक क्रिया होती है उसको हम उल्टा करके बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं। इसी कारण जो हमारी ड्राई सेल होता है वह उपयोग होने के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन यह जो सेल होता है हमारा, इसको उपयोग करने के बाद फेंका नहीं जाता है, इसको दोबारा हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमारा यह जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है वह डीसी से ही चार्ज होगा। ठीक है, एसी से चार्ज नहीं होता, वह डीसी से ही चार्ज होता है। इसमें एक खासियत और होती है, जो हमारा प्राइमरी सेल होता है उसकी जो वोल्टेज देने की, सप्लाई देने की जो क्षमता होती है वह कम होती है और इसकी जो वोल्टेज देने की क्षमता होती है वह
अधिक होती है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज होती है वो 1.5 वोल्ट होती है और इसकी जो होती है 2.2 वोल्ट होती है। जो हमारे घरों में इन्वर्टर में जो बैटरियां लगी होती हैं वो हमारी सेकेंडरी सेल ही होती हैं, क्योंकि वो बार बार हमारी चार्ज हो रहती हैं, बार बार हम उसको डिस्चार्ज करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे घर के जो हमारा जो दीवार की घड़ी होती है उसमें जो हमारा सेल लगा हुआ होता है वो हमारा प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, उसको हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसमें इस वाले में क्या होता है कि कुछ समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं, इससे हम करंट ले सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यह करंट देना बंद कर देता है, कुछ ही समय के बाद। लेकिन यह जो होता है इसकी चूंकि यह साइज में बड़ा होता है और इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो क्षमता भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा समय तक यह करंट हमें दे सकता है। यह जो होता है यह बिजली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का बहुत ही अच्छा साधन होता है, जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है। अब आइए इसकी हम विशेषता भी जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या क्या है। यह सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह कम होता है, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, पहला हो गया इसमें। दूसरा इसमें क्या चीज़ आती है, सेल की जो निपुणता होती है, इफिशियंसी, वह बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। इसकी निपुणता बहुत अच्छी होती है। सेल का जो ईएमएफ होता है वह स्थिर रहता है, जल्दी डाउन नहीं होता है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी सेल होता है जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ेगा वो तुरंत उसका वोल्टेज डाउन हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम इसका वोल्टेज डाउन होता है। मतलब इसका जो वोल्टेज होता है वो हमारा स्थिर रहता है और ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है, इसमें यह खासियत होती है। जो हमारा चौथा इसमें पॉइंट आता है कि इसका जीवन काल लंबा होता है। हमारा जो प्राइमरी सेल होता है उसका जीवन काल छोटा होता है, लेकिन इसका जीवन काल बहुत ही लंबा होता है। और नंबर 5वां इसमें क्या है कि यांत्रिक रूप से यह मजबूत होता है, ठीक है। या इसका जो बाहर का जो बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी सख्त होता है, तो इसका जो यांत्रिक रूप से भी यह काफ़ी मजबूत होता है। अब आइए प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, आइए उसको भी 4-5 अंतरों को आप समझ लीजिए। नंबर 1 इसमें पहला अंतर क्या होता है कि इसकी प्लेटें अलग अलग पदार्थ की होती हैं। जो हमारा प्राइमरी सेल होता है इसकी प्लेट अलग अलग धातु की होती है। कैसे, जो इस तरह से होता है ना हमारे प्राइमरी सेल, इसका बाहरी जो होता है वह जिंक का होता है और अंदर वाला हमारा हम कार्बन की एक रॉड डाल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की धातुओं का यह बनाया जाता है। जो हमारा प्राइमरी सेल के जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल होते हैं, इसमें जो होता है इसमें एक ही धातु का बना होता है, एक ही धातु का इसके टर्मिनल बने हुए होते हैं, अलग अलग धातु के नहीं होते हैं। नंबर दूसरा इसमें क्या आता है कि सेल का चार्ज, इसमें हम सेल को चार्ज नहीं कर सकते और इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यह खासियत हो गई। और नंबर 3 इसमें क्या आता है, यह हल्का होता है और यह भारी होता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चल सकता है इसलिए भारी होता है। नंबर 4 हमारा क्या आएगा कि जीवन काल छोटा होता है और इसका लंबा होता है। इसका जीवन काल सेकेंडरी सेल का लंबा होता है, इसका जीवन काल छोटा होता है। नंबर 5वां हमारा आता है करंट लोड डालने पर घट जाती है और इसमें नहीं घटती। इस पर क्या होता है, इसका वोल्टेज जो हमारा फिक्स होता है, इसकी वोल्टेज जो हमारी डाउन नहीं होती है, इसकी वोल्टेज हमारी डाउन हो जाती है। तो अब आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आप लिखिए प्राइमरी सेल की विशेषताएं। सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें रासायनिक क्रियाओं को उल्टा नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। नंबर 4 इसमें खर्च कम आता है। नंबर 5 यह हल्का होता है। नंबर 6 यह बनाने में महंगा पड़ता है। नंबर 7 इसका जीवन काल कम होता है। नंबर 8 इससे लगातार करंट प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें फार्मूला मैंने बताया था V = E - I × R। तो जो E है हमारा वो सेल का
सेल में उत्पन्न हुई ईएमएफ है। आई है हमारा क्या है, सेल में से निकल रहा करंट है। वी क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और आर क्या है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल अंतर है हमारा। अगला है हमारा सेल का ईएमएफ। रासायनिक क्रिया द्वारा यह सेल की धन प्लेट तथा ऋण प्लेट के मध्य उत्पन्न हुई पोटेंशियल अंतर है। इसकी मात्रा ओपन सर्किट के समय जब करंट नहीं चल रही होती तब मापी जाती है। इसे कैपिटल ई से प्रतीक से दर्शाते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यह सेल के अंदर करंट के प्रवाह में पाई जाने वाली रुकावट है। यह निम्न बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 क्या है इसमें, इलेक्ट्रोड या प्लेटों का क्षेत्रफल। नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी। नंबर 3 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान, गाढ़ापन तथा प्रबलता। नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइट तथा प्लेट के पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या है, जब बाहरी सर्किट के लिए सेल से प्राप्त होने वाली वोल्टेज जो सेल के टर्मिनल से प्राप्त होती है या उस समय मापी जाती है जब सेल बाहरी सर्किट को करंट दे रहा हो। अगला है हमारा डालिए सेकेंडरी सेल। इसे स्टोरेज सेल कहते हैं या एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। यह सेल पहले बिजली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसे सेल की चार्जिंग कहा जाता है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसे सेल का डिस्चार्जिंग कहा जाता है। प्राइमरी सेल में रासायनिक क्रिया उल्टी नहीं होती है, इसलिए इसी कारण ड्राई सेल उपयोग के बाद फेंक देते हैं, परंतु सेकेंडरी सेल उल्टी इलेक्ट्रोकेमिकल विधि का पर काम करता है। सेकेंडरी सेल को दोबारा चार्ज किया जा सकता है। इसकी बिजली सप्लाई करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्राइमरी सेल से अधिक करंट अधिक समय तक दे सकता है। यह बिजली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करने का अच्छा साधन है। प्रयोग क्या है इसके, इमरजेंसी लाइटों में इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियों में इसका प्रयोग करते हैं और रेलवे आदि में इसका उपयोग करते हैं। विशेषता इसकी क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है इसका, सेकेंडरी सेल का। सेल की निपुणता अधिक होती है। सेल का ईएमएफ स्थिर रहता है, जीवन काल लंबा होता है तथा यांत्रिक रूप से मजबूत होता है। अब हमारा प्राइमरी सेल तथा सेकेंडरी सेल में क्या क्या अंतर हैं, 4-5 अंतर ये नोट कर लीजिए आप। नंबर 1, प्राइमरी सेल में इसकी प्लेट अलग अलग पदार्थों की होती है, इसकी एक ही पदार्थ की प्लेट होती है। नंबर 2, सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसमें बार बार चार्ज कर सकते हैं। हल्का होता है यह भारी होता है। जीवन काल छोटा होता है, ठीक है, और इसका जीवन काल लंबा होता है। और यह करंट की मात्रा घट जाती है इसमें समय के साथ, इसमें करंट की मात्रा स्थिर रहती है। तो इस तरह से हमने कई टॉपिकों पर चर्चा किया, सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।